गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th की हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर वर्ण विचार पढ़ाऊंगी। पिछले अध्याय में बच्चों आपने भाषा के बारे में पढ़ा कि भाषा का हमारे जीवन में कितना महत्व है और बिना भाषा के मनुष्य पशु के समान है और भाषा से ही मनुष्य हम अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और दूसरों के विचारों को जान पाता है। आगे मैं आपको व्याकरण के बारे में भी पढ़ा था आपने। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के नियमों एवं व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण के बच्चों 3 अंग मैंने आपको पिछली बार बताए थे। 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज उसी वर्ण विचार पर हम बात करेंगे। बच्चों, विचारों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से उच्चारण के समय जो ध्वनियाँ निकलती हैं वही व्याकरण में वर्ण कहलाती हैं। याद रखने, बोलने, सुनने में जो ध्वनि है, पढ़ने लिखने में वही वर्ण है। वर्ण में निहित ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अतः भाषा के ध्वनि संकेतों को ही वर्ण कहते हैं। जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको, आप बुक में देखिएगा ध्यान से। रमन गीत गाता है। उपयुक्त वाक्य में 4 शब्द हैं जो विभिन्न ध्वनि चिन्हों को जोड़ने से बने हैं। शब्दों के प्रयुक्त चिन्हों को अलग अलग किया जा सकता है, जैसे कि रमन, तो र में अ की ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, तो र धन अ, र। म धन अ, म। न धन अ, न। इस प्रकार इन ध्वनियों को मिलके बन गया रमन। इसमें है बच्चों आपकी 6 ध्वनियाँ। और फिर आगे देखिए गीत। ग धन ई, ग में बड़ी ई की मात्रा है तो ग में ई की ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, ग धन ई त धन अ। इस प्रकार बन गया ग ई त अ, गीत। इसमें 4 ध्वनियाँ हैं। गाता, ग धन आ धन त धन आ, ता, गाता। इसमें 4 ध्वनियाँ है में ए का उच्चारण हो रहा है, यानी कि ए ध्वनि जुड़ी है। इस प्रकार 2 ध्वनियाँ हैं। उपयुक्त शब्दों में बच्चों देखिए र, अ, म, अ, न, अ, ग, ई, त, अ आदि ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनकी अधिखंड नहीं किए जा सकते हैं। ये मूल ध्वनियाँ हैं, इन्हें वर्ण कहते हैं। तो अतः वर्ण की परिभाषा इस प्रकार हुई बच्चों। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके हैं, जैसे अ, ड, क, ख, ग, च आदि। तो इस प्रकार बच्चों इन वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जैसे आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे, लिखते चले आ रहे। वर्णों के समूह को बच्चों वर्णमाला कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ स्वर है 11 और अंग अह क्या है, 2 आयोग वहा। आगे है बच्चों, हिंदी में व्यंजन कितने हैं, 33। क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। अब वर्ण के भेद देखिए बच्चों आगे। वर्ण के भेद हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी स्वर या वर्ण की सहायता से नहीं कहलाता है वे स्वर कहलाते हैं, वह स्वर कहलाते हैं। ये वर्ण स्वतः बोले जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं बच्चों। इनकी संख्या 13 होती है और अंग और आयोग वहाँ होते हैं। स्वर के भेद देखिए बच्चों। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आगे आइए, हर्ष स्वर पे आइए बच्चों। जिन स्वरों के उच्चारण में जब हम उच्चारण यानी कि बोलते हैं उनमें कम समय लगता है, यानी कि कम काल लगता है, समय लगता है, उनको खींच कर नहीं बोलते, तो वो हर्ष स्वर, यानी कि जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वह हर्ष स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, तो अ को बोलने में कोई समय नहीं लग रहा। ई, उ, री, ये 4 स्वर हर्ष स्वर है। अब दीर्घ स्वर आइए। जिन स्वरों के उच्चारण से हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, यानी कि जो हर्ष स्वर हमने आपको पहले बताया उनसे डबल, जस्ट दुगना समय लगता है, उन्हें खींच कर बोला जाता है बच्चों, वह दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये 7 दीर्घ स्वर हैं बच्चों। देखिए हर्ष स्वर में हमने एक बताइए अ बोला था, तो और जबकि दीर्घ स्वर उसको आ बोला तो वो लंबा खींचा है। उसके बाद आइए बच्चों प्लुत स्वर। हर्ष और दीर्घ दोनों स्वरों के, दोनों प्रकार के स्वर किसी को पुकारते या विशेष भाव को प्रकट करते समय सामान्य उच्चारण से अधिक समय लेते हैं। उस समय में हर्ष और दीर्घ या हर्ष स्वर या दीर्घ न रहकर प्लुत हो जाते हैं। तब अतः
जब किसी स्वर के उच्चारण में हर्ष से तिगुना समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। इन दोनों शब्द से तिगुना समय जिसमें लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं बच्चों। जैसे कि ओम, जैसे कि आपका ओम चिन्ह है। और उसके बाद आप आइए बच्चों, बनावट के अनुसार भी शब्दों के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर वो होते हैं बच्चों जिन स्वरों का निर्माण किसी योग से न हुआ हो, वह मूल स्वर कहलाते हैं। यह 4 हैं बच्चों, अ, ई और उ और री। उसके बाद आ है बच्चों आपका संधि स्वर। जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वरों के योग से होता है वे संधि स्वर कहलाते हैं। यह बच्चों कितने हैं? 7 हैं। उसके बाद आप आइए बच्चों अनुस्वार और अनुनासिक पे। अनुस्वार वो है बच्चों, यह अपने से पूर्व ऊपर बिंदु के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जिन शब्दों के ऊपर बच्चों बिंदु लगते हैं वह अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे आपने कंठ, देखिए कंठ, क के ऊपर बिंदु लगा है, कंठ, कंठ मीन्स गला होता है बच्चों। अंक, अंश, गंगा आदि। तो जिन स्वरों के ऊपर बिंदु लगता है वे क्या कहलाते हैं? अनुस्वार शब्द कहलाते हैं। और अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। जब आप अपना हाथ आगे रखिएगा मुंह के आगे और उनको बोलिए कंठ, कंठ, अंक, अंश, गंगा। मैं क्लास में आपको हाथ भी आगे रखवा के जब दोबारा पढ़ाऊंगी तो आपको आप घर पर भी कीजिएगा अभ्यास। तो यदि आप अपने मुंह के आगे हाथ लगाओगे और इन शब्दों को बोलोगे तो केवल हवा आपकी नाक से निकलेगी। और अनुनासिक पे आइए बच्चों। अनुनासिक हैं बच्चों जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख और नासिका। अनुस्वार में तो बच्चों केवल नाक से हवा निकलती है शब्दों के बोलते समय और ऊपर बिंदु लगता है, लेकिन अनुनासिक में बच्चों हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। इनके चिन्ह देखिए बच्चों, ऊपर आपको बुक में दिखाई दे रहे हैं। इनके चिन्ह होते हैं इस तरह से, चंद्र बिंदु। इनके चिन्ह कैसे होते हैं? चंद्र बिंदु की तरह होते हैं। इन्हें लिखने के लिए वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु, जैसे हंस, एक तो हस होता है बोल तो हंस, ऊंचा, आँख, 5, इस तरह से ये क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। उसके बाद आप आइए बच्चों व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुख से निकलती है, थोड़ा रुकती है हवा, और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। देखो बच्चों, जब आप क ख ग घ ग च छ ज झ में पढ़ते हो तो क सबसे पहला शब्द क्या है? क ख ग घ ग में सबसे पहला शब्द क्या है? क। तो इसका वर्ग क्या माना जाएगा? क वर्ग। उसके बाद है च छ ज झ य, तो इसका पहले शब्द से इनका वर्ग बनता है, च छ ज झ य च वर्ग। ट ठ ड ढ ण ट वर्ग। त थ द ध न त वर्ग। प फ ब भ म प वर्ग। ये क्या है बच्चों? स्पर्श व्यंजन है। इस समय जीभ कभी तालू को छूती है, मुख के भागों को स्पर्श करती है, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन है। ये बच्चों 25 हैं। क्या है आपके? 25 है। उसके बाद है बच्चों य र ल व। ये अंतःस्थ व्यंजन है। ये 4 है। अंतःस्थ इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंदर ही अंदर बोले जाते हैं। देखिए आप भी बोल के उच्चारण करके देखेंगे, य र ल व। उसके बाद है बच्चों श श श ह, ऊष्म व्यंजन। ये 4 हैं। कैसे हैं बच्चों ऊष्म व्यंजन? इनको इसलिए कहा जाता है जब आप मुंह के आगे हाथ रखोगे तो आपके मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है इनको बोलते समय, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों निम्नलिखित वर्ण भी व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ड़ और ढ, इन्हें उक्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। अक्षत्र ज्ञ श्र, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब आगे आइए बच्चों, व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। स्पर्श, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख, जीवा मुख के विभिन्न भागों का, मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, स्पर्श माने छूना। जीभ जो है मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, वहाँ पे स्पर्श व्यंजन होते हैं।
ऐसे क से मौ तक आपकी स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या 25 है, 25 है। क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, यहाँ मौ तक आप पढ़ेंगे तो इनकी संख्या ये मुंह के भिन्न भिन्न भागों को छू रहे हैं। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं बच्चों, जैसे मैंने आपको भी बताया था। इन वर्णों के उच्चारण में श्वास भीतर से बाहर की ओर निकलती है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। य, र, ल, व। और उष्म व्यंजन वे होते हैं बच्चों जिनको बोलते समय मुंह से हवा, गर्म हवा निकलती है, वे उष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये श, श, श और ह है। उसके बाद है बच्चों संयुक्त व्यंजन। दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि क धन श क्षत्रिय, त धन र त्र, त धन र को मिलके क्या बना है? त्रिशूल। उसके बाद है बच्चों द्वित्व व्यंजन। जो व्यंजन समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं वे द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे क 2 बार आ रहा है यहाँ पे क, तो जब हम शक्कर लिखते हैं तो क का प्रयोग 2 बार होता है। आदि क, पूरी क, शक्कर। चक्की, देखो एक ही शब्द का उच्चारण 2 बार हो रहा है। चक्की, टक्कर। कच्चा, बच्चा, सच्चा। उसके बाद आइए बच्चों स्वनिम ध्वनियाँ। हिंदी में कुछ ध्वनियाँ, अन्य ध्वनियाँ भी विकसित हो गई हैं। ऐसी ध्वनियों को बच्चों स्वनिम ध्वनियाँ कहते हैं। ड, ढ स्वनिम ध्वनियाँ हैं। ये दोनों ड, ढ से विकसित हुई हैं। उच्चारण के समय यानी कि बोलते समय ड, ढ ध्वनियाँ शब्द के शुरू में तथा शब्द के बीच में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजनों के रूप में आती हैं बच्चों, और शब्द के बीच में तथा अंत में ड, ढ में बदल जाती है। जैसे डलिया, डलिया। अड्डा, मोड़। सड़क, देखो एक ड का ड़ प्रयोग कैसे हुआ है? डलिया, अड्डा। फिर ड का प्रयोग कैसे था? मोड़, सड़क, पकड़। अब आगे ढ पे देखिए, ढक्कन, गड्ढा। फिर ढ गढ़, बिंदी लगने से गढ़, चढ़, पड़ आदि। अब है बच्चों आगत ध्वनियाँ। हिंदी में ऐसी ध्वनियाँ हैं जो पहले प्रयोग में नहीं थी, लेकिन अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों के कारण में बच्चों इन शब्दों के आने के कारण इनमें प्रयोग में आने लगी। इन्हें आगत मीन्स होता है बच्चों आई हुई, बाहर से आई हुई। क, ख, ग, ज, फ आदि आगत ध्वनियाँ व्यंजनों के रूप में हिंदी में प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे उदाहरण है बच्चों ताक, मखमल, सजा, फन, बाग आदि। इस प्रकार आगत ध्वनियों का प्रयोग भी हिंदी में पाया जाता है। जैसे बच्चों डॉक्टर, कॉलेज, टॉफी, हॉकी आदि शब्द आगत स्वर के उदाहरण हैं। उसके बाद हैं बच्चों आपके आयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनियाँ न स्वर हैं न व्यंजन है। इनका दोनों स्वर तथा व्यंजन के साथ योग नहीं है, इसलिए बच्चों ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? आयोगवाह कहलाती हैं। ये हैं अंग और अ। विसर्ग का चिन्ह पता है बच्चों आपको? 2 बिंदु लगते हैं इस प्रकार तथा प्रयोग इस प्रकार है अंतः, अंतःकरण आदि। उसके बाद आइए बच्चों विसर्ग का उच्चारण। विसर्ग भी अनुस्वार के भांति स्वरों के बाद प्रयुक्त होते हैं। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। आजकल हिंदी में प्रकृति के विसर्गों का कोई संबंध नहीं रह गया है। उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद देखिए बच्चों। उच्चारण के आधार पर वर्णों के निम्नलिखित भेद होते हैं। कंठ, जिन वर्णों का उच्चारण होता है, कंठ मीन्स गला होता है बच्चों, कंठ से होता है, उसे कंठ वर्ण कहते हैं। आ, क, ख, ग, घ, ड़, ह और विसर्ग आह कंठ वर्ण है। जब आप इनको बोलोगे ना बच्चों तो आपके गले के अंदर से आपको लगेगा कि मेरे गले के अंदर से स्वर ये वर्ण आ रहे हैं। तालव्य, तालव्य बेटा तालु होती है। जैसे तालु और जीभ से उच्चारित वर्णों को बच्चों तालव्य कहते हैं। जब आपकी जीभ तालु को टच करती है, ऊपर लगती है, तो तालव्य कहलाती। ई, च, छ, ज, झ, झ, य और श तालव्य वर्ण है। आप इन्हीं शब्दों को बोल के देखना, जब तक आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगे। क्लास में जब मैं क्लास पढ़ाती हूँ उस समय में आप ही लोगों से उच्चारण करवाती हूँ, तो आपको वो प्रैक्टिकल करके ज़्यादा पता चलता है कि जीभ कहाँ कौन कौन से भागों को छू रही है। तो
अब देखिए, जब आप इनको बोलेंगे तो आपके तालु को छुई। उसके बाद है तो मूर्धन्य। मूर्धन्य जिन वर्णों में उच्चारण में जीभ मूर्धा, दांतों के ऊपर खुरदरा स्थान को स्पर्श, जब जीभ थोड़ा मुड़ती है बच्चों, इनको बोलते हैं मूर्धन्य, इसीलिए कहते हैं जीभ थोड़ा मुड़ती है, वे मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे री, ट, ठ, ड, ढ, अण, ड, ढ, र और श मूर्धन्य वर्ण। जब मैं बोल रही हूँ तो मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरी जीभ मुड़ रही है, तो आप भी जब बोलेंगे तो आपको भी महसूस होगा और तभी आपको स्पष्ट समझ में आएगा। दंत्य वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों के स्पर्श करती है बच्चों, ये जब बोले जाते हैं ये वर्ण, तो इनको जीभ जो है हमारे दांतों को टच करती है। त, थ, देखो अब मैं जब बोल रही हूँ तो मेरी जीभ जो है बच्चों दांतों के पिछले हिस्से को टच कर रही है, आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे पीछे की तरफ। दंत्य वर्ण कहते हैं त, थ, द, ध, न, ल, श दंत्य वर्ण है। ओष्ठ में क्या होता है बच्चों? ओठ। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओठ प्रस्वर मिलकर कार्य करते ओष्ठ वर्ण कहलाते। ऊ, जब आप ऊ बोलोगे ना बच्चों तो ये आपके ओठ ऐसे यहाँ पर के एक ऊपर उठेंगे। ऊ, ऊ, प, फ, और कभी दोनों ओठ मिलेंगे बोलते हुए। फ, ब, भ ये ओष्ठ वर्ण है बच्चों, ये क्या है? ओष्ठ वर्ण है। अब देखिए उच्चारण के स्थान से स्थान तालिका बनाई गई है, इस प्रकार बनाई गई है। अ, आ, क, ख, ग, घ, ग, श विसर्ग अंग, अह। ये बच्चों उच्चारण स्थान इनका कंठ है और वर्ग का नाम है कंठ्य। नंबर 2, ई, च, छ, ज, झ, य और श बच्चों तालु है उच्चारण स्थान, और वर्ग का नाम है बच्चों तालव्य, क्योंकि ये तालु को टच करते हैं। री, ये बोलते समय तालु को टच करते हैं। री, ट, ठ, ड, ढ, अण, र और ध इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है बच्चों, और वर्ग का नाम है मूर्धन्य, क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जीभ मुड़ती है। उसके बाद है बच्चों त, थ, द, ध, न और ल और श। ये उच्चारण स्थान बच्चों इनका दंत है, ये वर्ग का नाम दंत्य है, क्योंकि जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है हमारे दांतों को टच करती है। ऊ, ऊ, प, फ, ब, भ और म इनका उच्चारण स्थान बच्चों ओठ है, और वर्ग का नाम है ओष्ठ्य, क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे ओठ आपस में जुड़ते हैं। अंग, 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 ड, ज, ण, न और म नासिक हैं। नासिक्य, नासिक इनका उच्चारण स्थान है और वर्ग का नाम है नासिक्य। जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी नाक से आवाज आती है। अंग, ना से उच्चारण होता है। ए और आई ये कंठ और तालु हैं बच्चों, इनका उच्चारण स्थान ए और आई, और ये कंठ और तालव्य है, क्योंकि कंठ और तालव्य से इनका उच्चारण होता है। औ और ओ इनका उच्चारण स्थान बच्चों कंठ और ओंठ है, इसलिए इनको कंठोष्ठ्य बोलते हैं। कंठोष्ठ्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्ग का नाम कंठोष्ठ्य। व, दांत और ओठ, इनमें दांत और ओठ का इनका बोलते समय उच्चारण प्रयोग होता है, इसलिए दंतोष्ठ्य इनका वर्ग का नाम है। उसके बाद देखिए बच्चों लास्ट है आपके नासिक्य वर्ण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर के उच्चारण में नासिका की सहायता होती है। नासिका की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को नासिक्य वर्ण कहते हैं। ये नासिक्य अंग, अंग, ड़, य, अण, न और म नासिक्य वर्ण, यानी कि इनको बोलते समय हमारे नाक से भी आवाज निकलती है। कंठ तालव्य, जो वर्ण कंठ और तालु दोनों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। ए और आई कंठ तालव्य वर्ण हैं। दंतोष्ठ्य वर्ण है बच्चों, दांत और ओठ दोनों की सहायता से जो बोले जाते हैं वह दंतोष्ठ्य वर्ण कहते हैं, वह दंतोष्ठ्य वर्ण है। आगे बच्चों ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित भाषा की उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके खंड और टुकड़े न किए जा सकें, जैसे अ, उ, ग, च आदि। वर्णों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के स्वरों के 3 भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। बनावट की दृष्टि से स्वरों के 2 भेद हैं, मूल स्वर, संधि स्वर।
व्यंजनों की 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण व्यंजन। देखिए बच्चों, अब ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ा दिया है और इसका PDF भी हम आपको भेज रहे हैं। और बाकी जो आपको परेशानी होगी जब स्कूल खुलेंगे तो हम आप अगर दोबारा से चैप्टर समझाने के लिए बोलोगे तो हम आपको फिर से चैप्टर समझाएंगे, लेकिन इसको अभी आप घर पे पढ़िएगा। और जो PDF है उसका होमवर्क जो है आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे और ध्यान से करेंगे और वर्क नीट एंड क्लीन करेंगे। थैंक यू।